अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज हमारे पास जो लेसन है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, वो सबसे पहले स्टार्ट हो रहा है लेसन नंबर 40 से। तो आई होप कि आपको प्रीवियस लेक्चर सारे समझ में आ गए होंगे। हम लोग बेसिकली कर रहे हैं वर्ल्ड इंग्लिशेस कोड ENG 5 और 6 को वर्चुअल यूनिवर्सिटी का कोर्स है जिसको मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। तो आज जो है वो हमारे पास लास्ट वीडियो है जिसमें मैं आपको अपनी जो है ना 45 मिनट लेसन्स तक आपका साथ डिस्कस करूँगी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड ऑल्सो शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। तो ये वर्ल्ड इंग्लिशेस एंड लेक्सिकोग्राफी के रिलेटेड है। आप सबको पता है कि वर्ल्ड इंग्लिशेस क्या है। जिसको नहीं पता, जो फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को सुन रहा है, उसको भी मैं बता दूंगी। सबसे पहले जो न्यू वर्ड इंट्रोड्यूस हुआ होगा आपके लिए, वो है लेक्सिकोग्राफी। अब लेक्सिकोग्राफी क्या है, सबसे पहले आप ये देखोगे, ठीक है। कोई नया चीज़ जब आप पढ़ लेते हो तो आपके माइंड में सबसे पहले ये क्लिक होता है कि इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि लेक्सिकोग्राफी है क्या। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग डिक्शनरीज। जो लोग आपकी डिक्शनरीज बनाते हैं उसको हम लेक्सिकोग्राफी कहते हैं। इट इन्वॉल्व्स स्टडिंग वर्ड्स टू अंडरस्टैंड देयर मीनिंग, हाउ दे आर यूज्ड एंड हाउ दे हैव चेंज्ड ओवर टाइम। एक वर्ड का क्या मीनिंग है और कब ये वर्ड जो है इसको किस तरह से यूज़ किया जाता है और कब इसको चेंज किया जाता है ओवर टाइम। लेक्सिकोग्राफर्स जो हैं वो क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं ये सारी इन्फॉर्मेशन को एंड राइट क्लियर ईजी टू अंडरस्टैंड डेफिनेशन फॉर ईच वर्ड। कि हर एक वर्ड की अंडरस्टैंडेबल डेफिनेशन जो है वो लिखी जाती है, क्लियर वर्ड्स की मीनिंग्स लिखे जाते हैं ताकि हर बंदा जो है वो ईजीली उसको समझ सके, ठीक है। अब जैसे लेक्सिकोग्राफी ही है तो मैं डिक्शनरी खोलूँगी और जो है ना लेक्सिकोग्राफी का मीनिंग देखूँगी, उसकी डेफिनेशन देखूँगी, उसको किसी सेंटेंस में यूज़ करने का तरीका देखूँगी, ईच एंड एवरीथिंग देखूँगी उसकी, ठीक है, कि किस तरह से इसको प्रोनाउंस किया जाता है, किस तरह से इसको राइट किया जाता है। ये सारी चीज़ें जो है वो हमें डिक्शनरी में मिलती हैं। तो बस आपने ये याद रखना है कि जो लेक्सिकोग्राफी है वो डिक्शनरी से रिलेटेड है और लेक्सिकोग्राफर्स जो हैं वो ये डिक्शनरीज जो हैं वो बनाते हैं ताकि हमारे लिए ईजी हो उसको समझना, उस वर्ड को समझना, ठीक है। अब वर्ल्ड इंग्लिशेस, जिस तरह से मैंने आपको बताया, वर्ल्ड इंग्लिशेस किससे रेफर करता है, तो डिफरेंट रिटन अराउंड दी वर्ल्ड, ठीक है। डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ इंग्लिश इसमें होती हैं, स्पोकन भी हो सकती हैं, रिटन भी हो सकती हैं। पूरी दुनिया की जितनी भी इंग्लिशेस हैं, वैराइटीज़ ऑफ इंग्लिशेस हैं, वो सारी इसमें जो हैं वो डिस्कस की जा रही हैं। हम लोगों ने सारा स्टेप बाय स्टेप करके डिस्कस किया है अमेरिकन इंग्लिश को, ब्रिटिश इंग्लिश को, कि किस तरह से, किस एक्सेंट्स के साथ, किस प्रोनाउंसिएशन के साथ क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस इनके होते हैं, ठीक है। उसके बाद इनकी जो है वो अपनी एक यूनिक वोकैबुलरी होती है, प्रोनाउंसिएशन होती है, ग्रामर होती है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो वर्ल्ड इंग्लिशेस में आती हैं, जो हम लोग डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं कि वर्ल्ड इंग्लिश क्या होता है। लेक्सिकोग्राफी डिफाइन आपको मैंने कर दिया, वर्ल्ड इंग्लिशेस मैंने डिफाइन कर दिया। अब आ जाओ कि लेक्सिकोग्राफी जो है वो वर्ल्ड इंग्लिशेस में क्या रोल प्ले करता है। अब बेसिकली वर्ल्ड इंग्लिश में लेक्सिकोग्राफी का क्या मीन है या क्या उसको किस तरह से यूज़ किया जा रहा है, क्या समझाया जा रहा है आपको, कि ये जो लेक्सिकोग्राफी है वो वर्ल्ड इंग्लिश में बहुत क्रूशल रोल प्ले करता है। क्यों क्रूशल रोल प्ले करता है? बिकॉज डिक्शनरीज नीड टू रिफ्लेक्ट द डाइवर्स वेज इंग्लिश इज़ यूज्ड ग्लोबली। कि किस तरह से इंग्लिश को ग्लोबली यूज़ किया जा रहा है, हम डिक्शनरी खोल के देख सकते हैं कि एक वर्ड है उसको लैटिन में किस तरह से प्रोनाउंस किया जा रहा है, उसको अमेरिकन एक्सेंट में किस तरह से प्रोनाउंस किया जा रहा है, उसको ब्रिटिश इंग्लिश में किस तरह से प्रोनाउंस किया जा रहा है। तो ईच एंड एवरीथिंग हम लोग डिक्शनरी में देख सकते हैं। तो लेक्सिकोग्राफी का क्या मतलब हुआ कि हम डिक्शनरी को खोल के जो वर्ल्ड इंग्लिशेस हैं, वर्ल्ड इंग्लिश क्या, वैराइटीज़ ऑफ इंग्लिश हम देख सकते हैं लेक्सिकोग्राफी में, ठीक है। तो अब क्या कहा जा रहा है कि लेक्सिकोग्राफर्स जो हैं वो मस्ट कंसीडर दीज डिफरेंट varieties then compiling dictionaries to ensure that they are accurate। कि वो जो है वो इंश्योर करते हैं, लेक्सिकोग्राफर्स जो हैं वो डिक्शनरी वर्ड के मीनिंग तो लिख देते हैं लेकिन फिर क्या करते हैं, इंश्योर भी करते हैं कि ये जो वर्ड का हमने मीनिंग बताया है वो एक्यूरेट है, ठीक है।
इससे हमें क्या होता है कि हमें डिफरेंट जितने भी कल्चर्स हैं, जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, जितनी भी रीजन्स हैं, जितने भी डायलेक्ट हैं, एक्सेंट है, प्रोनाउंसिएशंस हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ की हैं, डिफरेंट सिटीज़ की, उसको हम सारे चीज़ों को, उसके एक्सप्रेशंस को, उसकी वर्ड्स को, उसके मीनिंग्स को हम डिक्शनरी में फाइंड आउट कर सकते हैं ईजीली। जैसे मैंने आपको बताया लेक्सिकोग्राफी का, अगर मैं वर्ड का मीनिंग देखूंगी तो मैं देखूंगी अमेरिकन एक्सेंट में इसका क्या है, अमेरिकन इंग्लिश में सॉरी क्या है, ब्रिटिश इंग्लिश में क्या है। मैं वन बाय वन करके हर वैरायटी ऑफ इंग्लिश में इस एक वर्ड का मीनिंग देख सकती हूँ। ठीक है, तो हर कोई इसको अपने तरीके से प्रोनाउंसिएशन कर रहा होगा, उसके एक्सप्रेशंस डिफरेंट होंगे, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो डिफरेंट होगी। अब दूसरी बात वो क्या कर रहे हैं कि ये इस चीज़ को भी इंश्योर करती है कि अंडरस्टैंडिंग हाउ इंग्लिश इवॉल्व्स इन वेरियस कॉन्टेक्स्ट, कि किस तरह से इंग्लिश जो है वो इवॉल्व होती है डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, इन सारी चीज़ों की जो है वो स्टडी की जाती है लेक्सिकोग्राफी एंड वर्ल्ड इंग्लिशेस में। आई होप कि यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से डिक्शनरीज में हम फाइंड आउट कर सकते हैं एक नया वर्ड। ठीक है, सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखोगे लेक्सिकोग्राफी की, वर्ल्ड इंग्लिशेस को लिख सकते हो, उन दोनों को रिलेट करके लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप लेक्सिकोग्राफी को पकड़ के वर्ल्ड इंग्लिशेस में फाइंड करोगे कि वर्ल्ड इंग्लिश में लेक्सिकोग्राफी को किस तरह से जो है वो लिया जाता है, या किस तरह से एक वर्ड का मीनिंग लिया जाता है बेसिकली। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, लैंग्वेज लेजिटिमेसी एंड द डिक्शनरी। अब सबसे पहले आपको ये क्लिक हुआ होगा कि लेजिटिमेसी का मतलब होता क्या है। ठीक है, जिस तरह से लेक्सिकोग्राफी का मैंने आपको मतलब बताया। ठीक है, अब सबसे पहले आप ये देख लो कि लेजिटिमेसी का मतलब क्या है। इसको कहते हैं समथिंग बीइंग लॉफुल जेन्युइन, कि एक लैंग्वेज है जो लॉ पे बेस्ड कर रही है, जिसमें कोई साइंटिफिक रीज़न है जिस वजह से उसको यूज़ किया जा रहा है, कोई अपनी तरफ से बनाई गई लैंग्वेज नहीं है। वो हमारे पास एक लॉ की तरह है कि हाँ, इसका हमारे पास राइट है कि हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको हम लेजिटिमेसी कहते हैं। ठीक है, अब लैंग्वेज लेजिटिमेसी क्या है, रेफर करती है टू एक्सेप्टेंस एंड रिकग्निशन ऑफ डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ लैंग्वेज एज वैलिड, कि हमारी जो लैंग्वेजेस हैं, अमेरिकन इंग्लिश है या ब्रिटिश इंग्लिश है, वो वैलिड है। ठीक है, डिफरेंट जो वैरायटीज़ ऑफ इंग्लिश हैं वो वैलिड हैं। एंड स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज, इनको ये रेफ़र करती है लैंग्वेज लेजिटिमेसी। ठीक है, कि सब वैरायटीज़, जितनी भी इंग्लिश वैरायटीज़ हैं, उन सबके पास राइट है कि वो उस लैंग्वेज को कोई भी पर्सन यूज़ कर सकता है। ऐसा नहीं है कि हम जो है वो एक ही लैंग्वेज पे फोकस करें कि नहीं, आपने ब्रिटिश इंग्लिश को यूज़ नहीं करना, सिर्फ अमेरिकन इंग्लिश जो है वही आप यूज़ कर सकते हो क्योंकि उसी के पास राइट है, वही जेन्युइन लैंग्वेज है। ऐसा नहीं है, हर एक वैरायटी ऑफ इंग्लिश इक्वल है। ठीक है, हर किसी के पास राइट है कि वो उसको यूज़ कर सकता है, और हर किसी के पास राइट है कि उसमें चेंजिंग वगैरह अपने तरीके से ऐड कर सकता है। तो ये जो है वो लेजिटिमेसी जो है वो हमें बताती है। अब दूसरी चीज़ का ये चैलेंज करती है द नोशन दैट ओनली सर्टेन फॉर्म्स लाइक अमेरिकन एंड ब्रिटिश इंग्लिश आर करेक्ट। अब कुछ लोगों को जो कहते हैं कि अमेरिकन इंग्लिश करेक्ट है या ब्रिटिश इंग्लिश करेक्ट है, इस नोशन को ये चैलेंज करती है कि नहीं, सब वैरायटीज़ ऑफ इंग्लिश, अमेरिकन हो, ब्रिटिश हो, पंजाबी हो, सॉरी जो है वो इंडियन हो, नाइजेरियन हो, सब लोग, सब जो इंग्लिशेस हैं, वैरायटीज़ ऑफ इंग्लिशेस हैं, वो सब इक्वल हैं, वो सब करेक्ट हैं। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स रिकग्निशन, ये हमें क्या बताती है, रिकग्निशन का। ठीक है, कि डिफरेंट डाइवर्स वेज ऑफ इंग्लिश। ठीक है, हमें डिफरेंट जो डाइवर्स वेज हैं इंग्लिश के, जो पूरी दुनिया में हमें बोलने को मिलते हैं, देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये इसको रिकग्नाइज करती है। सेकंड पे क्या करती है लेजिटिमेसी, कि इक्वालिटी का बताती है कि हर लैंग्वेज इक्वल है, कोई ऐसी लैंग्वेज नहीं है कि ये वाली सबसे ज़्यादा अहम है और दूसरी वाली इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, या उसको एक्सप्लॉइट कर दिया जाए, या उसके कोई वर्ड को जो है वो करेक्ट ना समझा जाए। फिर दूसरा क्या करती है, इट रिप्रेजेंट वर्ड्स, एक्सप्रेशंस एंड ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स फ्रॉम डिफरेंट इंग्लिश इन डिक्शनरीज, मीडिया। ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर रही होती है वर्ड्स को, एक्सप्रेशंस को, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स को, डिफरेंट इंग्लिशेस को जो है वो ये डिफाइन कर रही होती है, रिप्रेजेंट कर रही होती है डिक्शनरीज में और मीडिया में। इट ऑल्सो इंश्योर्स दैट स्पीकर ऑफ डिफरेंट इंग्लिश वैराइटीज़ फील रिस्पेक्टेड एंड रिप्रेजेंटेड।
अब इसमें जो होता है वो हर किसी को ये इतना जो है वो फ्रीडम दे देती है या इतना फील फ्री कर देती है कि कोई भी डिसरिस्पेक्ट नहीं होता। हर किसी को ये फील होता है कि हमारी लैंग्वेज जो है वो रिस्पेक्टेड है और सुपीरियर है, ठीक है। ये इन्फीरियर जो है वो किसी लैंग्वेज को नहीं करती। ये लेजिटिमेसी का मतलब था बेसिकली। अब द कंसेप्ट ऑफ इंग्लिशेस टॉपिक है। इसमें क्या होता है कि सम क्वेश्चंस टू बी आंसर टू सिस्टमैटिकली अंडरटेक द टास्क, कि डिफरेंट जो डिक्शनरीज हैं हमें उसमें जो चेंजमेंट मिलती है, किस चीज़ की चेंजमेंट मिलती है, स्टैंडर्ड, ठीक है, वैरायटी, ठीक है, रीजनल, कि हर एक जो वैरायटी ऑफ इंग्लिश है उसका स्टैंडर्ड डिफरेंट है, उसकी वैरायटी डिफरेंट है, उसका रीजनल डिफरेंट है। तो हर एक चीज़ को जो है वो आंसर किया जाता है डिक्शनरी में कि उसका स्टैंडर्ड क्या है, उसकी वैरायटी क्या है। अमेरिकन है इंग्लिश तो उसका स्टैंडर्ड क्या है, वैरायटी क्या है, रीजनल क्या है, ठीक है। इन सारी चीज़ों के आंसर्स हमें जो हैं वो डिक्शनरी प्रोवाइड कर रही होती है। अब देखो, एक आपका पॉइंट था, एक टॉपिक था लैंग्वेज एंड डिक्शनरी, कि ये दोनों जो चीज़ें हैं लैंग्वेज एंड डिक्शनरी, ये दोनों एक दूसरे के साथ क्लोजली कनेक्टेड हैं। एज डिक्शनरी प्ले अ क्रूशल रोल इन रिकग्नाइजिंग एंड वैलिडेटिंग डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज, कि वो क्या कर रही होती है कि वो हमें अपडेट दे रही होती है। लैंग्वेज जो है वो जो डिक्शनरी है वो क्रूशल पार्ट है, क्योंकि वो रिकग्नाइज कर रही होती है, वैलिडिटी हमें बता रही होती है डिफरेंट फॉर्म ऑफ लैंग्वेज की। जो भी डिक्शनरीज होती हैं वो हमें अप टू डेट कर रही होती हैं, लेजिटिमेट करवाया जा रहा होता है हमें कि हर लैंग्वेज जो है वो राइट है, हर लैंग्वेज जो है वो वैलिड है, ठीक है, दैट इज़ वैलिड, कि हर लैंग्वेज जो है वो वैलिड है हमारे पास। अब आते हैं लेसन नंबर 41 की तरफ, वर्ल्ड इंग्लिशेस एंड दी मीडिया। अब मीडिया क्या है, वर्ल्ड इंग्लिशेस में मीडिया का क्या रोल है। ये भी मीडिया वर्ल्ड इंग्लिशेस में प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग ग्लोबल कम्युनिकेशन एंड रिप्रेजेंटेशन। ये क्या सिग्निफिकेंट रोल कर रहा होता है प्ले, क्योंकि ये शेप कर रहा होता है हमारी जो ग्लोबल कम्युनिकेशन है, एक दूसरे के साथ जो बातचीत है बाहर की कंट्रीज़ के साथ, उसको शेप कर रहा होता है और उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। अब हमें क्या होता है कि जी इसमें हमें रिप्रेजेंट करवाया जा रहा होता है डिफरेंट लैंग्वेजेस ऑफ इंग्लिश के थ्रू फिल्म्स, टीवी शोज़। अब टीवी शोज़ के थ्रू हमें जो है वो डिफरेंट जो इंग्लिशेस हैं उनके बारे में हमें गाइडलाइन मिल रही होती है। हम मीडिया जब देखते हैं, आपने देखा होगा, आप टीवी वगैरह देखते हो, फिल्म्स देखते हो, तो आप एक नई इंग्लिश के बारे में जानते हो। अगर आप अमेरिकन इंग्लिश की मूवी लगाओगे कि जी मुझे फ़लाँ मूवी चाहिए और जो है ना अमेरिकन इंग्लिश यूज़ हुई भी हो उसमें, तो आपको उसी चीज़ का मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप ब्रिटिश का मांग रहे हो तो आपको ब्रिटिश का ही प्रोवाइड किया जाएगा। अब आपसे पूछा जा रहा है इंग्लिश एंड दी प्रेस, ठीक है, तो ये मीडिया से ही रिलेटेड है, ठीक है। अब आपको जो है ना वो सारी हिस्ट्री बताई जा रही है कि जो दी प्रेस है, अर्ली डेवलपमेंट उसकी किस तरह से होती है। इंग्लिश बीइंग यूज्ड इन द प्रेस फॉर दी लास्ट 14 ईयर्स, 14 ईयर्स से हमें 400 ईयर्स से हमें जो है वो प्रेस यूज़ होती हुई दिखाई दे रही है, प्रेस में इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश हमें 400 ईयर्स से यूज़ होती हुई दिखाई दे रही है। सिंपल न्यूज़पेपर ब्रॉट आउट बाय मैनी यूरोपियन कंट्रीज़, ठीक है। यहाँ से जो है ना आपके लिए ट्रिकी हो जाएगा यहाँ से समझना, तो मैं आपको अपना वाला कंसेप्ट देने की कोशिश करती हूँ ताकि आपको जो है ना क्लियर हो जाए हर चीज़। अच्छा, अब हम लोग बेसिकली बात कर रहे थे मीडिया और प्रेस से रिलेटेड, कि मीडिया के थ्रू हमें डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ इंग्लिश के बारे में पता चल रहा है, डिफरेंट लैंग्वेजेस के बारे में पता चल रहा है, ताकि हम जान सकें, हर लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सकें और देख सकें कि क्या लैंग्वेज में चेंजमेंट्स आई हैं, कब जो है वो इसका एवोल्यूशन हमें नज़र आता है और किस तरह से ये जो है ना डेवलप होती है। जिस तरह से मीडिया इंपॉर्टेंट या सिग्निफिकेंट रोल है लैंग्वेज में या वर्ल्ड इंग्लिश में, इसी तरह से प्रेस भी जो है वो सिग्निफिकेंट रोल है, क्योंकि ये क्या करता है, ग्लोबली इन्फ्लुएंस करता है एंड रिफ्लेक्ट बोथ लोकल एंड इंटरनेशनल न्यूज़। हमें जो है वो लोकल न्यूज़ के बारे में भी और इंटरनेशनल न्यूज़ के बारे में भी हमें जो है वो बताया जा रहा होता है ग्लोबली, ठीक है। पूरे वर्ल्ड में क्या चल रहा है उसकी न्यूज़ से रिलेटेड हमें बताया जा रहा है। अब आपको बताया जा रहा है, नेक्स्ट में जो बताने लगी हूँ आपको, कि हाउ लैंग्वेज इंटरेक्ट विद प्रेस, कि किस तरह से लैंग्वेज या इंग्लिश किस तरह से इंटरेक्ट करती है प्रेस के साथ। ग्लोबल रीच इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़पेपर लाइक
अब सबसे पहले ग्लोबल रीच का आपको बताया जा रहा है कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है, लाइक आप न्यूज़पेपर ले लो, न्यूयॉर्क टाइम या गार्डियन, ये सारी जो पब्लिकेशंस हैं, ये शेप कर रही होती हैं बेसिकली आपकी आपको सारा जो है वो गाइड कर रही होती हैं, ठीक है। ग्लोबल नैरेटिव एंड इन्फ्लुएंस पब्लिक ओपिनियंस वर्ल्ड वाइड, हर किसी का एक पब्लिक ओपिनियन आपके साथ शेयर कर रही होती है। न्यूज़ में क्या होता है, आपको हर किसी का वो शोज़ आपने देखा होगा न्यूज़ में चल रहे होते हैं कि आपको क्या किया जा रहा होता है, गाइडलाइन दी जा रही होती है कि हर एक बंदा जो है, एक पब्लिक पर्सन जो है, वो किस तरह से अपना ओपिनियन शेयर कर रहा है, उसको क्या लग रहा है इस सबसे रिलेटेड, ठीक है। तो वो अपनी गाइडलाइंस या अपना जो कह लें कि अपनी एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे होते हैं बेसिकली लोग। अब लोकल न्यूज़पेपर्स में इन नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज ऑफ्टन पब्लिश इन इंग्लिश टू रीच इंटरनेशनल ऑडियंस, और ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या कहा जा रहा है कि लोकल न्यूज़पेपर्स जितने भी होते हैं जो नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ में होते हैं, लोकल न्यूज़पेपर्स, उसमें क्या होता है कि इंग्लिश को पब्लिश करवाया जा रहा है इंटरनेशनल ऑडियंस की तरह, कि उसको इंटरनेशनल ऑडियंस के बारे में बताया जा रहा है, नॉन नेटिव स्पीकर्स को। नॉन इंग्लिश स्पीकर्स जितने भी हैं, लाइक पाकिस्तान इंडियंस, उनकी फ़र्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, तो ये नॉन नेटिव स्पीकर्स हैं, तो इनको जो है वो इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश के बारे में बताया जा रहा होता है न्यूज़पेपर्स में, ठीक है। अब वहाँ से हमें जो है वो गाइडलाइन या इंफॉर्मेशन मिल जाती है इंग्लिश से रिलेटेड। उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज जो है मीडिया में ऑफ्टन सेट ट्रेंड्स एंड स्टैंडर्ड्स फॉर न्यू रिपोर्टिंग। अब वो एक ट्रेंड को या स्टैंडर्ड को न्यू रिपोर्टिंग, एज अ न्यू रिपोर्टिंग की तरह उसको सेट किया हुआ है इंग्लिश लैंग्वेज को मीडिया में, ठीक है। कि जिस तरह से आप देखते हो टीवीज़ में, इंटरनेट पे, ठीक है, कि किस तरह से आप जहाँ भी जाओ, यूट्यूब खोलो, गूगल खोलो, आपको कहीं से भी जो है वो इसका मटेरियल अमेरिकन इंग्लिश का या नाइजेरियन इंग्लिश का मिल जाएगा। अब है इंग्लिश इन एडवर्टाइजिंग। अब इंग्लिश को एडवर्टाइज़ किया जा रहा है किस तरह से, देखो सबसे पहले आप किसी के साथ इंटरेक्शन कर रहे हो, बाहर की कंट्री के साथ जो है ना अपने बिजनेस से रिलेटेड कम्युनिकेशन कर रहे हो, तो आप इंग्लिश को एडवर्टाइज़ कर रहे हो। जो बाहर की कंट्रीज़ हैं वो अपनी इंग्लिश को एडवर्टाइज़ कर रही हैं, आपके साथ कम्युनिकेशन कर रही हैं, आपके साथ बिजनेस कर रही हैं, तो वो एक तरह से इंग्लिश को एडवर्टाइज़ कर रही हैं। अब आपने देखा होगा कि बीबीसी एक चैनल है यूट्यूब पे, वहाँ पे या टीवी पे भी चलता होगा, तो वहाँ पे जो है ना आपको छोटे बच्चों को अक्सर कहा जाता है कि आप बीबीसी चैनल देखो ताकि आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो। तो वहाँ पे आपको ये इस चीज़ का भी बताया जा रहा है कि बीबीसी इंट्रोड्यूस इंटरनेशनल सर्विसेज 1930s। 1930s से ये चलता हुआ आ रहा है कि आपको बीबीसी में जो है ना वो इंग्लिश सिखाई जा रही है, इंग्लिश को बताया जा रहा है कि किस तरह से इंग्लिश को जो है एडवर्टाइज़ किया जा रहा है। तो आप इसको भी इस चीज़ में जो है वो ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो टॉपिक, रोल ऑफ म्यूज़िक इन द स्प्रेड ऑफ इंग्लिश। अब म्यूज़िक्स भी जो हैं वो इंग्लिश में आ गए हैं और हर कोई जो है वो इंग्लिश म्यूज़िक्स को, कुछ कुछ लोग जो हैं वो लाइक कर रहे होते हैं, उसको सुन रहे होते हैं। इवन कि उनको जो है ना सिंगर्स का नाम पता चल जाता है, और फिर वो उसकी हिस्ट्री निकालने लग जाते हैं कि कब जी कौन कौन से सॉन्ग्स हैं। अगर हमें कोई एक सिंगर पसंद आ जाता है तो हम उसके सारी जो लिस्ट होती है ना म्यूज़िक्स की वो सुनने बैठ जाते हैं। तो ये एक तरीका है स्प्रेड ऑफ इंग्लिश का कि किस तरह से इंग्लिश जो है ना वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है रोल ऑफ म्यूज़िक से, ठीक है। और दूसरा मैंने आपको बताया बीबीसी से। लेसन नंबर 42 की तरफ आते हैं, ग्लोबलाइजेशन वेरियस ट्रेंड्स। अब सबसे पहला जो ट्रेंड उन्होंने बताया है वो डेमोग्राफिक ट्रेंड बताया है, ठीक है। अब डेमोग्राफिक होता क्या है, डेमोग्राफिक जो है वो पॉपुलेशन की करेक्टरिस्टिक्स जो चेंज हो रही हैं, ठीक है, रेफर करता है टू पैटर्न्स एंड चेंजिंग इन पॉपुलेशन करेक्टरिस्टिक्स दैट इन्फ्लुएंस हाउ इंग्लिश इज़ यूज एंड इन्वॉल्व्स ग्लोबली। कि किस तरह से इंग्लिश को यूज़ करना है और किस तरह से ये इवॉल्व होती है, इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, उसकी जो चेंजेस हैं, उसके जो पैटर्न्स हैं, वो किस तरह से जो है ना ओल्ड टाइम में क्या ट्रेंड रहा है इंग्लिश का, मिडिल में क्या ट्रेंड रहा है, और मॉडर्न में क्या ट्रेंड चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो डेमोग्राफिक ट्रेंड्स में देखी जाती हैं बेसिकली, ठीक है। अब है आपके पास फ्यूचर ऑफ लैंग्वेजेस हैं। द लिंग्विस्टिक ट्रेंड्स डिपेंड ऑन द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स ऑफ पीपल्स लाइफ, वेयर दे लिव, व्हाट देयर बेसिक नीड्स आर, व्हाट काइंड ऑफ वर्क दे डू, change in the age structure, difference in the median age, challenges of a higher younger population, challenges of a higher older population, change in age structure।
तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो आपको डिस्कस किए जा रहे हैं, आपके साथ आपको बताया जा रहा है कि किस तरह से जो इंग्लिश है वो हमें चेंज होती हुई दिखाई दी है, कि पहले इंग्लिश किस तरह से होती थी, नॉन नेटिव जो इंग्लिश स्पीकिंग पर्सनस हैं या कंट्रीज़ हैं उसमें इंग्लिश किस तरह से ग्रो हुई है या डेवलप हुई है, और फिर उसको लेजिस्टिमेट किया जा रहा है कि इसको ये राइट दिया जा रहा है कि कोई भी लोकल लैंग्वेज या कोई भी लोकल इंग्लिश नहीं है, हर किसी को इक्वल राइट है। अब जो लोग माइग्रेट करते हैं वो क्या कर रहे होते हैं कि वो बेसिकली अपनी लोकल इंग्लिश जो होती है, जैसे हम अगर पाकिस्तानीज़ हैं तो हम माइग्रेट करके अमेरिका में गए हैं, तो हमारी जो इंग्लिश है, लोकल इंग्लिश है, हम उसके वर्ड्स को या उसकी प्रोनाउंसिएशन को जो वहाँ की इंग्लिश होगी उसके साथ उन वर्ड्स को ऐड कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये जो होता है वो काम कुछ लोगों का होता है कि वो किस तरह से ऐड कर रहे हैं अपनी लोकल लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज के साथ या स्टैंडर्ड इंग्लिश के साथ। इट ग्रोज इन अर्बन एरियाज़, फिर ये ग्रो होती है अर्बन एरियाज़ में, वेयर इंग्लिश बिकम मोर प्रोमिनेंट एज अ कॉमन लैंग्वेज, एज अ कॉमन लैंग्वेज की तरह जो है वो कुछ कंट्रीज़ में इंग्लिश को लिया जाने लगा अर्बन एरियाज़ में। वेयर फिर आता है दीज ट्रेंड्स हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ इंग्लिश अडेप्ट्स टू एंड इज़ शेप्ड बाय चेंजिंग ग्लोबल डेमोग्राफिक्स, कि किस तरह से ये जो है ना ट्रेंड हेल्प करता है हमें अंडरस्टैंड करने में कि किस तरह से इंग्लिश अडाप्ट करती है और किस तरह से शेप करती है ग्लोबल डेमोग्राफिक्स में। अब यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है अर्बनाइजेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज़, कि किस तरह से इंग्लिश जो है वो डेवलप होती है या कौन सी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं। पाकिस्तान में 39.7% है, चाइना में 56.1% है, इंडिया में 33.5% है। तो ये आपको डेवलपिंग कंट्री का बेसिकली बताया जा रहा है। लेसन नंबर 43 की तरफ आते हैं, डेंजर्स ऑफ इंग्लिश एज अ ग्लोबल लैंग्वेज, इंग्लिश एज अ किलर लैंग्वेज। इंग्लिश को एज अ किलर लैंग्वेज कहा जाता है। क्यों किलर लैंग्वेज कहा जाता है? क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि अगर हम पाकिस्तान में रहते हैं तो आई थिंक ये बेस्ट एग्जांपल आपके समझने के लिए, इस चैप्टर को समझने के लिए, कि किस तरह से बेसिकली मैं पूरा आपको ना चैप्टर का ओवरव्यू दे रही हूँ या एक कंसेप्ट दे रही हूँ आप कह लें। ठीक है, तो कंसेप्ट मैं आपको इस तरह से देने लगी हूँ कि आप पाकिस्तान में रहते हो, आप जो है आपकी लैंग्वेज सबसे पहले जो थी वो पंजाबी थी। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता आपकी लैंग्वेज जो उर्दू में शिफ्ट हुई। ठीक है, उसके बाद इंग्लिश का जब वो जो कॉलोनाइजेशन का पीरियड हुआ, ब्रिटिशर्स आए और उन्होंने अपनी इंग्लिश को या अपनी लैंग्वेज जो इंग्लिश थी उसको इम्पोज किया आप लोगों के ऊपर। ठीक है, उससे क्या हुआ कि आपके ऊपर इतना गहरा असर हुआ कि आप लोगों ने अपनी लैंग्वेज को छोड़ के, अगर आप जो है वो इंडिपेंडेंट भी हो गए थे, अपनी कंट्री को छोड़ के या अपना एक अलग मुल्क भी बना लिया था या जो है ना क्रिएट हो गया था, फिर भी आप अपनी लैंग्वेज को एक्सेप्ट नहीं कर पाए। ठीक है, एक हद तक एक्सेप्ट किया लेकिन आप इंग्लिश को ख़त्म नहीं किया, उसको एज अ सेकेंड लैंग्वेज या ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह उसको लिया गया। ठीक है, उसको बिल्कुल ख़त्म नहीं किया। इसी वजह से इंग्लिश को जो है वो एज अ किलर लैंग्वेज कहा जा रहा है, क्योंकि ये जो है इंग्लिश जो है वो हमारी अपनी लैंग्वेज को किल करती है। आपने देखा होगा कि किस तरह से पहले एलीट क्लास थी, ठीक है, वो सबसे पहले जो है वो इंग्लिश को बोलना शुरू हुई। जब पुअर क्लास ने जब उस चीज़ को देखा वो भी बोलना शुरू हुए, तो लोगों में एक डिफरेंस आ गया था कि हम एलीट क्लास हैं, हम रिच पीपल हैं, तो हम जो हैं वो दूसरे जो पुअर क्लास हैं उनके साथ, उनसे जो है वो रिलेटेबल नहीं हो सकते, हम उनसे टोटली डिफरेंट हैं। तो उन्होंने लोगों ने जो है वो इसलिए भी अपनी लैंग्वेज को किल किया कि नहीं, हमने अगर उर्दू बोलनी है या हमने जो है वो इंडियन बोलनी है तो हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम एलीट क्लास से बिलोंग करते हैं, हम उनसे डिफरेंट हैं। इस वजह से भी लोगों ने अपनी लैंग्वेज को जो है वो किल किया था। अब आते हैं लेसन नंबर 44 की तरफ, फ्यूचर ऑफ वर्ल्ड इंग्लिशेस। अब फ्यूचर क्या है वर्ल्ड इंग्लिश का, मॉडर्न टाइम का आपने बताना है कि फ्यूचर में क्या नज़र आ रहा है आपको, एक डेवलपमेंट नज़र आ रही है। ठीक है, कि इंग्लिश जो है वो तेज़ी से बढ़ रही है, स्प्रेड हो रही है, इवन के हर एक छोटी कंट्री हो, विलेजेस हों, अर्बन एरियाज़ हों, हर एक कंट्री, सिटी हो, जो भी हो, वट एवर। ठीक है, पाकिस्तान हो, मुल्तान हो, कराची हो, फैसलाबाद हो, हर कंट्री में अपनी लैंग्वेज को छोड़ के इंग्लिश को इम्पोर्टेंस दी जा रही है। और इन फ्यूचर क्या देखा जा रहा है कि उसमें चेंजमेंट की जा रही है। जिस तरह से ओल्ड पीरियड में इंग्लिश में चेंजमेंट की गई, मिडल पीरियड में चेंजमेंट की गई इंग्लिश में, मॉडर्न टाइम में टेक्नोलॉजी आई और उससे चेंजमेंट की गई। जिस तरह से हर चीज़ जो है वो डेवलप होती है, टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है तो आपकी लैंग्वेज भी डेवलप हो रही है, आपकी फ़लाँ चीज़ डेवलप हो रही है तो आपकी जो है वो इंग्लिश भी डेवलप हो रही है, आपकी लैंग्वेज भी डेवलप हो रही है। हर चीज़ जब डेवलप होगी तो आपकी लैंग्वेज भी डेवलप होगी, आपकी ग्रामर भी डेवलप होगी, प्रोनाउंसिएशन, एक्सप्रेशंस
डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स, आपकी सब चीज़ें जो हैं वो डेवलप होंगी, आपका स्टेप जो है वो ऊपर की तरफ राइज होगा। कभी भी आप एक पॉइंट की तरफ नहीं खड़े रहोगे कि अगर आज हमारी इंग्लिश ऐसी है तो कल या 2060 में भी आपकी लैंग्वेज इंग्लिश इसी तरह से मिलेगी। नहीं, हर चीज़ चेंज होगी जिस तरह से टेक्नोलॉजी चेंज होगी, और हर चीज़ इसी तरह से लैंग्वेज भी चेंज होगी। लेसन नंबर 45 की तरफ आते हैं, फ्यूचर डायरेक्शंस रिसर्च इन वर्ल्ड इंग्लिशेस। रिसर्च इन वर्ल्ड इंग्लिशेस कॉर्पस एनालिसिस। 1, अब कॉर्पस किसको कहा जाता है? रेफर्स टू अ लार्ज एंड स्ट्रक्चर्ड सेट ऑफ टेक्स्ट और स्पोकन डाटा कलेक्टेड फॉर अ पर्पस ऑफ लिंग्विस्टिक एनालिसिस। ये क्या रेफर करता है? एक लार्ज और स्ट्रक्चर्ड सेट ऑफ टेक्स्ट, ठीक है, यानी कि आप कह लो कि इंफॉर्मेशन, एक लार्ज नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन या स्पोकन फॉर्म में या टेक्स्ट फॉर्म में डाटा कलेक्शन, किस मकसद के लिए? लिंग्विस्टिक एनालिसिस के लिए, एक लैंग्वेज के एनालिसिस के लिए जो है वो कॉर्पस को यूज़ किया जाता है। अब वो मटेरियल जो है वो यानी कि डाटा को कलेक्ट किया जाता है, ठीक है, किस पर्पस के लिए? लैंग्वेज की एनालिसिस के लिए। क्या ग्रामेटिकल रूल्स हैं, क्या सेमेंटिक है, क्या फिनोलॉजी है, क्या मॉर्फोलॉजी है, इन सारी चीज़ों का एनालिसिस करने के लिए हम कॉर्पस एनालिसिस को यूज़ करते हैं। अब रिसर्च इन वर्ल्ड इंग्लिशेस क्या है कि वर्ल्ड इंग्लिश में किस तरह से हमने रिसर्च किया, किस तरह से डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ इंग्लिश को हमने सर्च किया, ठीक है। अब हमने जो है वो अमेरिकन का एक्सेंट देखा, हमने ब्रिटिश का एक्सेंट देखा, हमने ये चीज़ें रिसर्च की, डिफरेंट रिसर्चर्स को देखा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकते हो जो आप प्रीवियस लेक्चर्स में आप पढ़ चुके हो या सीख चुके हो। सबसे पहले आपने ये रिसर्च किया, फिर आपने सोशल लिंग्विस्टिक्स को सर्च किया, डिफरेंट सोसाइटी में और लैंग्वेज का क्या रोल है, क्या जो है ना इम्पॉर्टेंस है, दोनों की आपस के साथ रिलेट करना है। उसके बाद लैंग्वेज किस तरह से चेंज होती है, किस तरह से इवेल्युएट होती है, ये सारी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। लैंग्वेज जो है वो किस तरह से कॉन्टैक्ट करती है, लैंग्वेज पॉलिसीज़ क्या है, प्लानिंग क्या है, लैंग्वेज को किस तरह से टीच किया जाता है, लर्न किया जाता है, और कॉर्पस लिंग्विस्टिक एनालिसिस में किस तरह से इसको कॉर्पस को यूज़ किया जाता है या उसका मतलब क्या है, ग्लोबली इंग्लिश लैंग्वेज है क्या, एंड किस तरह से इसको कम्युनिकेशन की जाती है इसके साथ, ठीक है, लोगों के साथ किस तरह से हम कम्युनिकेट करते हैं बाय द यूज़ ऑफ लैंग्वेज। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम रिसर्च वर्ल्ड इंग्लिशेस में ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं। थोड़े थोड़े पॉइंट्स जो आपको रिसर्च आपने की है इस पूरे कोर्स में, जो आपको समझ आई है चीज़ें, वो आपने यहाँ पे उठा के जो है वो लिख देनी है, ठीक है। इसमें कोई नई चीज़ नहीं है जिसको आपने याद करना है, आपने जो चीज़ें पढ़ी हैं उसी चीज़ को मैंने रिपीट किया है। सबसे पहले आपने वैराइटीज़ ऑफ इंग्लिश पढ़ी हैं, डिफरेंट, उसको सर्च किया आपने, अमेरिकन को, ब्रिटिश को, नाइजेरियन को, ठीक है। उसके बाद आपने सोशल लिंग्विस्टिक्स को जो है वो सर्च किया, किस तरह से सोसाइटी और लैंग्वेज का क्या एक दूसरे के साथ रोल है, किस तरह से लैंग्वेज चेंज हो रही है, एवेल्युएट हो रही है, किस तरह से जो है इसकी टीचिंग की जा रही, करवाई जा रही है, टीचिंग इंस्टीट्यूट्स बनाए जा रहे हैं, लर्निंग इंस्टीट्यूट्स बनाए जा रहे हैं, किस तरह से कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स एनालिसिस की जा रही है और किस तरह से कम्युनिकेशन की जा रही है, और ग्लोबली डेवलपमेंट हमें इसकी जो है वो नज़र आ रही है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इस चैप्टर में आप लिखोगे, ठीक है। इसमें कोई नई चीज़ नहीं है याद करने के लिए, कंसेप्ट मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं सारे, आपने कंसेप्ट बेस्ड हर चीज़ लिखनी है, आपको तब भी मार्क्स मिल जाएंगे। नीचे आपको इस चैप्टर के नीचे जो है वो ब्रिटिश इंग्लिश का जो एग्जाम्पल या सेंटेंसेस में किस तरह से यूज़ होती है इंग्लिश, वो आपको मिल जाएगा। सिंगापुर में इंग्लिश में किस तरह से यूज़ होती है वो आपको मिल जाएगा। सारी एग्जाम्पल्स जो हैं वो साथ साथ आपको जो नोट्स में प्रोवाइड की गई हैं, इसलिए टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। अगर यहाँ से आपको जो है वो समझ में नहीं आती है, अगर इन केस, तो आप जो है वो गूगल कर सकते हो, आपको बेतहाशा मटेरियल वहाँ पे मिल जाएगा। अब ये जो कोर्स था वर्ल्ड इंग्लिश इस लेसन के साथ हमारा ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट कोर्स के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।